नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और स्वागत है आप सभी का न्यूज पथ पर। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ओके प्लीज में आज बात होगी काली कमाई की सनक पर, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक इंजीनियर के ठिकानों से मिली है करोड़ों की संपत्ति। सियासी ढाबे में कर्नाटक की हलचल दिखाएंगे, जहां कल चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, तो सोशल अड्डा में करेंगे सीबीएसई की अच्छी पहल पर मंथन। नतीजों में सीबीएसई ने टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं की है और प्रगति मार्ग में बताएंगे चंडीगढ़ को मिलने वाले अमृत सरोवर की खूबियां। चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में इन दिनों 2 पेड़ों की शादी चर्चा में है। हिंदू रीति रिवाज के साथ पीपल और बरगद के पेड़ों की शादी कराई गई। पूरे विधि विधान से इस शादी को पूरा कराया गया, जिसमें आसपास के गांव के लोगों ने भी शिरकत की। पेड़ों की इस शादी का मकसद ग्लोबल वार्मिंग के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दिल्ली के जैतपुर इलाके में एक महिला का वीडियो चर्चा में है। वीडियो में एक महिला बाइक में आग लगाती दिख रही है। महिला ने पहले पेट्रोल टैंक से पाइप बाहर निकाला, इसके बाद माचिस जलाकर बाइक में आग लगा दी। जानकारी के मुताबिक महिला जब दूसरी बाइक में आग लगा रही थी, तब इलाके के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब के फरीदकोट की 6 साल की हरगुन की चर्चा जमकर हो रही है। दरअसल हरगुन ने करीब 55 लोगों को पछाड़कर भांगड़ा बैटल 2 की प्रतियोगिता जीती है। हरगुन 3 साल की उम्र से भांगड़ा सीख रही थी और इस दौरान कई बड़े टैलेंट शो में हिस्सा ले चुकी हैं। सिर्फ भांगड़ा ही नहीं, हरगुन पंजाबी बोलियां, शब्द, गुरबानी, कीर्तन भी करती हैं। कश्मीर के बांदीपोरा में वुलर झील का नया लुक लोगों में चर्चा का विषय है। दरअसल वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने झील के आसपास के इलाके का सौंदर्यीकरण किया है और 2 नए सेल्फी पॉइंट भी बनाए हैं, जो लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। तमिलनाडु के ऊटी में उधागई बोट हाउस रेस का आयोजन किया। पानी के बीच रंग बिरंगी पैडल बोट्स के जरिए ये रेस की गई, जिसमें इलाके के कई लोगों ने हिस्सा लिया। इस खास रेस का आयोजन पर्यटकों को लुभाने के मकसद से किया जाता है। रेस के बाद सभी विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर काली कमाई की सनक से जुड़ी हुई है। ये मामला तब और गंभीर हो जाता है जब सरकारी कर्मचारी से जुड़ा होता है। आपने पहले भी छापेमारी के दौरान बड़ी तादाद में मिलने वाली नोट की गड्डियां देखी होंगी। देखकर हैरान हुए होंगे कि आखिर हजारों की सैलरी वाले सरकारी कर्मचारियों के पास करोड़ों की दौलत कहां से आ जाती है। मध्य प्रदेश में एक असिस्टेंट इंजीनियर के ठिकानों पर लोकायुक्त की टीम ने जब छापेमारी की, तो वहां करीब 7 करोड़ की संपत्ति मिली। 30,000 महीने की नौकरी करने वाली हेमा मीणा के पास 3 लाख का टीवी मिला। कहने की जरूरत नहीं है कि यह भ्रष्टाचार के जरिए की गई काली कमाई है। इस काली कमाई का हमारे देश, समाज और हमारी अर्थव्यवस्था पर खराब असर होता है। इसलिए जरूरी है कि इसके खिलाफ हॉर्न बजाया जाए। ये बेहिसाब नोट, जिन्हें गिनने के लिए मशीन की जरूरत पड़ती है। हालांकि नोट ही नहीं, गाड़ी, बंगला, सोना, चांदी, ऐशो आराम की तमाम चीजें और जमीन के दस्तावेज। छापेमारी में बहुत कुछ मिलता है, जिन्हें देखकर आंखें खुली रह जाती है। कभी किसी पटवारी के घर से तो कभी किसी पुलिस वाले के घर से। जब करोड़ों की ये संपत्तियां बरामद होती है, तो जहन में 100 सवाल उठते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर लोकायुक्त की रेड में एक इंजीनियर हेमा मीणा के ठिकानों से अकूत दौलत बरामद हुई है। इसलिए भ्रष्टाचार की समस्या को लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है।
एक फार्म हाउस है, एक इनका पैतृक निवास है, उस पर किया गया कार्रवाई, और एक नोशनल हमारे जो इनके ऑफिस भी सर्च हम लोगों ने करवाया, वहाँ पे कोई दस्तावेज वगैरह हम लोगों को जो हमारी रेड से रिलेटेड मिलता है, ऐसे 3 जगह पे कार्रवाई की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक हेमा मीणा हाउसिंग कॉर्पोरेशन में प्रभारी असिस्टेंट इंजीनियर हैं। गुरुवार को लोकायुक्त की टीम ने उसके भोपाल, रायसेन और विदिशा के ठिकानों पर छापा मारा और कुछ ही घंटों में हेमा मीणा की करीब 7 करोड़ की प्रॉपर्टी का पता चला। करोड़ों का बंगला, कीमती गाड़ियां और जमीन के दस्तावेज मिले। और ये संपत्ति देखकर छापा मारने वाली टीम भी हैरान रह गई, क्योंकि संविदा पर काम करने वाली हेमा मीणा की सैलरी सिर्फ 30,000 रुपए महीना है। सरकार जो सैलरी देती है उसे जाने दीजिए, आप हेमा मीणा का असली कमाई देखिए। आलीशान बंगले के अलावा एक बड़ा सा फार्म हाउस, जहां अलग अलग ब्रीड की करीब 70 गायें हैं। इसके अलावा 50 विदेशी कुत्ते हैं, ट्रक और टैंकर है, साथ ही 10 कीमती कारें हैं। LG की डिजिटल सिग्नेचर टीवी है, जिसके पीछे उसकी कीमत 30 लाख लिखी है। अभी अब वेरीफाई करा जा रहा है कि वास्तविकता में क्या है। हेमा मीणा के ठिकानों पर छापेमारी करने वाली टीम भी हैरान थी। फार्म हाउस में लाखों के कृषि उपकरण और सुख सुविधा के तमाम इंतजाम मिले और लोगों का सिर चकरा गया जब उन्हें 30 लाख की कीमत वाला एक 98 इंच का टीवी मिला। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हेमा मीणा के इस फार्म हाउस में एक स्पेशल कमरा भी मिला, जहां महंगी शराब और सिगरेट जैसी चीजें मौजूद थीं। हेमा मीणा का लाइफस्टाइल देखकर अधिकारी दंग रह गए और जब आकलन किया तो पता चला कि बरामद की गई संपत्ति हेमा मीणा की आमदनी से करीब 300 गुना ज्यादा है। 2020 में ये जांच रजिस्टर हुई थी, जिसकी जांच करने पर इनसे जो इनकी आय है और जो इनके द्वारा संपत्तियां अर्जित की गई वो आय से अधिक लगी, तो उस पर आज दिनांक को विधिवत सर्च वारंट लेके कार्रवाई की गई। तो अभी कार्रवाई वहां पर टीम जारी है। इस कहानी का दूसरा पहलू देखिए। बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले तक हेमा मीणा के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। खबर के मुताबिक किसान पिता की गुजर बसर करने लायक ही कमाई थी। तो फिर चंद वर्षों में ही हेमा मीणा के पास इतनी दौलत कहां से आ गई? देखने वाली बात ये है कि फार्म हाउस और दूसरी संपत्तियां हेमा मीणा के पिता के नाम पर है, जिसकी सफाई है कि करोड़ों की संपत्ति पिता ने ही उसको दान की है। लेकिन जाहिर है इस पर किसी को यकीन नहीं होगा। कहा जा रहा है कि इस अकूत दौलत के पीछे कई और अधिकारी हो सकते हैं। लोकायुक्त पुलिस के हिसाब से हेमा मीणा से पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद और जो डॉक्यूमेंट्स मिले उनको खंगालने के बाद ये पता लगाया जा सकेगा कि क्या हेमा मीणा मात्र एक मोहरा थी या उनके पीछे कोई और भी मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन से काम कर रहा था। मध्य प्रदेश में किसी सरकारी कर्मचारी के भ्रष्टाचार का ये मामला नया है, लेकिन अकेला नहीं है। इसी साल अप्रैल में लोकायुक्त पुलिस ने इंदौर और खरगोन जिले में एक पटवारी के घर पर छापेमारी की और 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का पता चला। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के ठिकानों से बेहिसाब संपत्ति बरामद की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में मध्य प्रदेश में लोकायुक्त पुलिस ने 279 भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की और आय से अधिक संपत्ति के मामले में 17 रेड की गई। यानी भ्रष्टाचार की ये समस्या बहुत बड़ी है और इसकी जड़ें ज्यादातर सरकारी महकमों में फैली हुई है। भ्रष्टाचार का घुन अरसे से हमारे देश को खोखला कर रहा है, इसलिए जरूरी है कि इसके खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की जाए और हॉर्न बजाया जाए। भोपाल से हेमंत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लेकर एक बार फिर से केजरीवाल सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार अब अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र सचिव का ट्रांसफर नहीं कर रहा है। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया था। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 2 जून तक बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया के चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में सुनवाई 2 जून तक टाल दी। गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने राज्य को बड़ी सौगात दी। उन्होंने 4400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत 19,000 लोगों को घर भी सौंपे। इसके बाद पीएम ने गांधीनगर की गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी जाकर वहां चल रही परियोजनाओं का भी जायजा लिया। द केरला स्टोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है और तमिलनाडु सरकार से भी जवाब मांगा है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में द केरला स्टोरी पर बैन लगा दिया गया था, जिसके बाद फिल्म के निर्माताओं ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस केस की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लोगों को जल्द ही नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। हावड़ा और पुरी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 मई से शुरू होने वाली है। पश्चिम बंगाल की ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। इस रूट पर ट्रेन का सफर ट्रायल पूरा हो चुका है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कल का दिन कर्नाटक के लिए बेहद अहम है, क्योंकि चुनावी नतीजे आने हैं। कल ही तय होगा कि नई सरकार किसकी बनेगी। किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा या फिर त्रिशंकु विधानसभा होगी। सवाल कई है और जाहिर है संभावनाएं भी कई है। इस बीच बीजेपी के एक नेता ने ये कहकर सियासी माहौल गर्म कर दिया है कि बहुमत नहीं मिलने की सूरत में बीजेपी का प्लान भी तैयार है। तो क्या कर्नाटक में नतीजों के साथ ही जोड़ तोड़ की कवायद होने वाली है? इसके बाद ऑपरेशन लोटस की चर्चा तेज हो गई है। यहां से वहां, वहां से यहां आती जाती गाड़ियां, नेताओं की भागदौड़, बड़े नेताओं की बैठकें और सरकार बनाने का गुणाभाग। कांग्रेस प्रियंका खड़गे said that we will win by majority and there is no chances for hung assembly and at all. Even I say that there is no chance for hung assembly. We will win with comfortable majority, and I am very much confident. All surveys are coming in differently, but my sample size is too high. In that, we will have a comfortable majority. कर्नाटक में चुनावी नतीजे आने से पहले सियासी सरगर्मी और दोनों बड़ी पार्टियों की तरफ से सरकार बनाने के दावे लाजमी हैं। कर्नाटक में ताज किसके सिर पर होगा, सभी के जहन में यही सवाल है। उससे पहले तनाव भरी एक रात, जिसमें राजनीतिक गुणाभाग और जोड़ तोड़ की संभावनाओं की तलाश है। बहुमत जिसे भी मिलेगा उसकी सरकार बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल से बन रही तस्वीर अगर सही होती है और सत्ता अगर सीधे बीजेपी के हाथ नहीं आती, तब बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी के नेता आर अशोक ने ये बयान देकर सियासी माहौल गर्म कर दिया कि प्लान बी तैयार है। We will form the government. BJP form the government. If anything happens, we will see B plan also. So that decided by the central government, and Amit Shah ji, Modi ji will decide. They are ready to use any kind of force from the double engine sarkar to ensure that they come back to power, be it CBI, IT, ED, throw money, probably even kidnap people. I don't know what they have in mind, but it's very, very evident that they will resort to any unconstitutional methods to come to power. बीजेपी का प्लान बी कांग्रेस की नजर में ऑपरेशन लोटस है, यानी विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि बीजेपी इससे इनकार करते हुए अपने दम पर सरकार बनाने का दावा कर रही है। Allegations of BJP making a Operation Lotus kind of a situation here in Karnataka. No, see, we never did it.
1 year they only ruled, no? 1 year it was a coalition government and it failed miserably. अब जरा इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के नतीजों को समझ लीजिए, जिसके हिसाब से कांग्रेस को 122 से 140 सीटों पर जीत का अनुमान है, तो बीजेपी को 62 से 80 सीटों पर जीत का अनुमान है और जेडीएस को 20 से 25 सीटें मिल सकती है। अगर ये तस्वीर फाइनल नतीजों में सामने आती है तो जोड़ तोड़ की ज्यादा गुंजाइश नहीं बनती, लेकिन कुछ दूसरे सर्वे बता रहे हैं कि कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है, यानी हो सकता है कि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले और तब माना जा रहा है कि जेडीएस की भूमिका अहम हो जाएगी, इसलिए पार्टी ने अभी से अपना दांव चल दिया है। देखिए, हमारे कंडीशंस ये नहीं है कि जेडीएस के लिए क्या मिलेगा, हमारे कंडीशंस ये हैं कि कर्नाटका और कर्नाटका के लिए क्या क्या करना चाहिए। हम उन कंडीशंस के ऊपर डेफिनेटली सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। हमने डिसाइड किया है हम किसके साथ जा रहे हैं। सही वक्त के ऊपर हम आपकी जनता को डेफिनेटली अनाउंस कर देंगे कि किसके साथ जा रहे हैं। वैसे चर्चा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाने की संभावना के साथ जेडीएस से संपर्क किया है। माना ये भी जा रहा है कि जेडीएस को अपने विधायकों के टूट जाने का खतरा सता रहा है, इसलिए पार्टी बहुत संभलकर अपने पत्ते खेल रही है। बहरहाल सभी की नजर चुनावी नतीजों पर है, जिसमें स्पष्ट जनादेश मिलने के बाद सरकार का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अगर स्पष्ट बहुमत से दोनों पार्टियां चूक गई तो सरकार बनाने का खेल शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 123 अंकों पर चढ़कर 62,027 पर बंद हुआ। निफ्टी 17 अंक की बढ़त के साथ 18,314 के स्तर पर पहुंचा। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में आज भी गिरावट रही। सोना 61,000 से नीचे पहुंचा। सोने की कीमत में 710 रुपए की गिरावट आई। अब 10 ग्राम सोने की कीमत 60,970 रुपए है। चांदी की कीमत में भी 2,690 रुपए की गिरावट आई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 73,445 रुपए हो गया। आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी के मामले में भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर और उनके परिवार पर विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज किया है। उन पर यह कार्रवाई एक फिनटेक यूनिकॉर्न की शिकायत पर की गई। अश्नीर ग्रोवर पर जाली और झूठे चालानों के आधार पर फर्जी एचआर कंसल्टेंटों को 7.6 करोड़ रुपए का अवैध भुगतान करने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने उनकी पत्नी पर सबूत मिटाने का आरोप लगाया है। मुकेश अंबानी दिग्गज कार कंपनी एमजी मोटर्स का भारतीय कारोबार खरीद सकते हैं। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनी SAIC के स्वामित्व वाली एमजी मोटर्स भारत में अपने कारोबार को बेचने पर विचार कर रही है। इसके लिए एमजी मोटर्स देश के कई दिग्गज कारोबारी घरानों से बातचीत कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी कार कारोबार खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स MSCI से अदानी ग्रुप की 2 कंपनियों अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल गैस को बाहर कर दिया गया। इन दोनों कंपनियों पर यह फैसला 31 मई को ट्रेडिंग खत्म होने के बाद लागू होगा। ये फैसला इंडेक्स की तिमाही व्यापार समीक्षा के बाद लिया गया है। हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से भारी नुकसान झेलने वाली अदानी ग्रुप के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। चंडीगढ़ में वन विभाग की ओर से एक अमृत वन बनाया जा रहा है, जिसमें करीब 14 एकड़ जमीन पर हरा भरा जंगल उगाया जा रहा है और इसके बीचों बीच एक झील बनाई जा रही है। मकसद है शहर की आपाधापी के बीच लोगों को प्रकृति की छांव मुहैया कराना, सरकार की सिटी फॉरेस्ट की सोच को बढ़ावा देना।
चंडीगढ़ शहर को प्रकृति की छांव देने की कवायद हो रही है। शहर पहले से खूबसूरत है। अब इसके आसपास एक और झील, जंगल, पार्क बनाए जा रहे हैं ताकि इसकी खूबसूरती में और 4 चांद लग जाए। जाहिर है इससे यहाँ रहने वाले लोगों को प्रकृति का साथ और ज्यादा मिलेगा। 3 झीलें यहाँ पहले से हैं। चौथी झील बनाने का काम शुरू हो गया है। वन विभाग के मुताबिक 1 एकड़ में बन रही ये झील अक्टूबर में बनकर तैयार हो जाएगी। इसके अलावा इस झील के आसपास 14 एकड़ जमीन में हरा भरा जंगल भी तैयार किया जा रहा है। 14 एकड़ में इस वन को यहाँ पर विकसित किया गया है और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर हम बात करें, जो एनिमल लवर्स हैं और खास तौर पर चंडीगढ़ वासी है, उनके लिए ये खासा आकर्षण का केंद्र रहेगा। ये पौधे अभी छोटे हैं। आने वाले कुछ महीनों या सालों में जब ये बड़े हो जाएंगे तब इसकी खूबसूरत तस्वीर उभर कर सामने आएगी। 14 एकड़ में फैले इस वन का नाम होगा अमृत वन और इस वन के बीचों बीच बन रही झील को अमृत सरोवर नाम दिया गया है। इसके पीछे एक सोच है। आजकल आपको पता है इंडिया एट 75 वी आर सेलिब्रेटिंग, तो अमृत वन का कंसेप्ट है कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोगों ने वहाँ पे 75 प्लॉट्स बनाए और हर एक प्लॉट में 75 ट्री स्पीसीज मतलब प्लांट्स लगाए। तो 75 बाई 75 बड़ा सारा इंडिजिनस स्पीसीज जो शिवालिक में जो प्लांट्स मिलते हैं उसको लगाए। बहुत सुंदर कंसेप्ट में वो डेवलप हुआ है। आने वाले दिन में अगर 2-3 साल आप देखेंगे उसके बाद ये सारा प्लांट डेवलप हो जाएगा। लोगों के लिए बड़ा अच्छा अट्रैक्शन होगा। ये पूरी कवायद सरकार की उस सोच को जमीन पर उतारने की है जिसमें शहर के साथ वन की कल्पना यानी सिटी फॉरेस्ट को बढ़ावा देने की सोच है ताकि शहर के लोगों को हरियाली ढूंढने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़े। ललित शर्मा, चंडीगढ़, गुड न्यूज। और न्यूज पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा स्कूल की पढ़ाई लिखाई से जुड़ा है, छात्रों से जुड़ा है। सीबीएसई बोर्ड ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन इस बार के नतीजों में सीबीएसई ने टॉपर्स की लिस्ट जारी नहीं की है। और यही नहीं, बोर्ड ने यह भी कहा है कि इस बार किसी भी बच्चे को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन नहीं दी जाएगी। सीबीएसई बोर्ड ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि बच्चों में प्रतियोगी दबाव कम हो, उनके दिलो दिमाग में रिजल्ट को लेकर कोई गलत भावना ना आए। हालांकि बोर्ड की तरफ से ऐसे 0.1% छात्रों को मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिन्होंने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं। सोशल अड्डा में हमने सीबीएसई बोर्ड के इस फैसले पर कुछ छात्र, टीचर, पेरेंट्स और साइकोलॉजी एक्सपर्ट से बात की है। सुनिए क्या कहते हैं वो। बच्चों के ऊपर दिमागी बहुत प्रेशर होता है, स्पेशली एग्जाम्स को लेकर और उसके रिजल्ट को लेकर। कॉम्पिटिटिवनेस इतनी बढ़ गई है आज की डेट में कि बच्चे उस टेस्ट से, जो पहले के टाइम पर ऐसा नहीं था पर आज के टाइम पे स्ट्रेस से बच नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयास भी है ताकि दूसरे बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को कम ना महसूस करें कि हम इतना अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि 1-2 पॉइंट से भी आजकल बच्चे बहुत महसूस करते हैं। तो दिमागी तनाव का बहुत बड़ा कारण है ये। मैम कैसे देखती हैं इस डिसीजन को? क्या लगता है कि क्या वाकई बच्चों पर इतना प्रेशर होता है? अगर हम किसी को टॉपर्स बता रहे हैं, किसी को फर्स्ट डिवीजन बोल रहे हैं, कितना असर उनकी मेंटालिटी पे पड़ता है? देखिए, ये बच्चे पे बहुत निर्भर करता है। कुछ बच्चों पे, ज्यादातर बच्चों पे ये प्रेशर रहता है। तो अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एक एजुकेशनिस्ट की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया प्रयास है कि मेरिट लिस्ट नहीं जारी करना और बेहतरी तो बच्चे को या इंडिविजुअल को अपने लेवल पे वन हैज टू कम्पीट विद वन सेल्फ। लेकिन हमारे बच्चे बहुत अच्छा करते रहे हैं और मेरिट में आते रहे हैं, मेरिट लिस्ट और टॉपर्स रहे हैं। तो उस नजरिए से देखिए तो उन बच्चों को जो खासतौर से जो टॉपर्स रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि ये बहुत उनको लगे कि ये बहुत अच्छा कदम नहीं है, बट आम बच्चों के लिए अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। आई थिंक इट्स अ गुड मूव, क्योंकि लिस्ट, मेरिट लिस्ट इशू करने से एंड ऑल, उससे सिर्फ एक्स्ट्रा कंपटीशन होता है एंड बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं अननेसेसरीली। एंड आफ्टर ऑल एग्जाम्स जस्ट टेस्ट योर स्किल एंड मार्क्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। मार्क्स के पीछे भागने से सक्सेस नहीं मिलेगी। इट शुड बी कि आप कितनी नॉलेज गेन कर रहे हो। एंड यस, आई विल से इट्स अ गुड डिसीजन ओवरऑल, क्योंकि बाकी सारे बच्चे 1 नंबर 2 नंबर जिनका अगर कम भी रहा है तो दे शुड नॉट फील कि वो कहीं लैग कर रहे हैं। इफ यू सी इन अ रियल लाइफ, इट डजंट मैटर 1 और 2 मार्क्स।
when you will be in a professional life, it doesn't matter. So सीखना यही है कि हम अच्छा इंसान बने, अच्छे लोग बने, हम अपने स्कूल के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए कुछ अच्छा कर सके. So it should be the overall aim. 1 नंबर 2 नंबर से फर्क नहीं पड़ता है. आमूमन तो हमने देखा है कि बच्चे आजकल इतना अवेयर हैं और अपने रिजल्ट को बहुत अच्छे से लेते हैं. उन सबको पता है कि इन द लॉन्गर रन वो उनके गोल फोकस्ड है, गोल को अचीव करना है. तो 1 नंबर इधर उधर का इतना फर्क नहीं पड़ता. और हम भी इसी तरह बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि जितने भी आए हैं बस आगे की तरफ बढ़ते जाना है और हर चीज के अच्छे वाले पार्ट को देखना है और मेहनत करते जाना है. और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी एक जरूरी खबर है. चलती कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर एक अलार्म बजने लगता है, जो कि यात्री को अलर्ट करता है कि रोड सेफ्टी के लिए वो सीट बेल्ट लगा ले. लेकिन कुछ लोग सीट बेल्ट लगाने के बजाय इस अलार्म को रोकने वाले स्टॉपर क्लिप लगा देते हैं. मामले की जानकारी होने पर सरकार ने एक्शन लिया है. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, शॉपक्लूज और मीशो जैसे दिग्गज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ आदेश जारी किया है. इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन कर कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप बेचे जा रहे थे. इन क्लिप को लगाने से कार में उस वक्त अलार्म नहीं बजता जब गाड़ी में बैठे व्यक्ति ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हो. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ऐसे क्लिप बेचे जाने को गलत माना है और लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ बताया है. ये मामला सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के सामने तब आया जब सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस मुद्दे को उठाते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को एक लेटर भेजा. इस लेटर में बताया गया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप बेचे जा रहे हैं. सड़क परिवहन मंत्रालय ने इन क्लिप को बेचने वाले वेंडर्स और प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई करने की विनती की थी. इसके बाद सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का ऑर्डर जारी होने पर ई कॉमर्स कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म से इन कार सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप को लिस्टिंग से हटा दिया है. अमेजॉन ने अपने प्लेटफॉर्म से लगभग 8,095 ऐसे सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप हटा दिए हैं. वहीं फ्लिपकार्ट ने लगभग 5,000 और मीशो ने करीब 21 ऐसे क्लिप को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है. देश के मोटर वाहन नियमों के अनुसार कार में सफर के दौरान सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है. नोकिया ने भारत में सस्ता स्मार्टफोन नोकिया C22 लॉन्च कर दिया है. टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं डिजिटल गली. नोकिया ने भारत में सस्ता स्मार्टफोन नोकिया C22 लॉन्च किया. 6.5 इंच डिस्प्ले वाले इस फोन की खासियत ये है कि ये IP52 सर्टिफिकेशन के साथ मिलेगा, जो फोन को धूल और पानी से सेफ रखता है. नोकिया C22 चारकोल, पर्पल और सैंड कलर ऑप्शन के साथ बाजार में उपलब्ध है. इसकी शुरुआती कीमत 7,999 रुपए है. हैदराबाद की इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी प्योर ईवी ने भारतीय बाजार में नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ई प्लूटो 7G Pro लॉन्च कर दिया. कंपनी का दावा है कि स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने पर 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. इसकी कीमत 94,999 रुपए है. प्योर ईवी के सभी डीलरशिप पर ई स्कूटर की बुकिंग शुरू हो गई है. डिलीवरी मई 2023 के अंत तक शुरू हो जाएगी. तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही. देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे.